जय हिंद। आइए आज जो हम लोग देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला चैप्टर हमने देख रहा था वो था प्रस्तावना, या इसको उद्देशिका भी कहते हैं, प्रेम्बल भी कहते हैं। हमने कहा था पिछले क्लास में कि ये जो प्रेम्बल है या प्रस्तावना है वो हमें संविधान के बारे में क्या कहता है, कहाँ से आया है ना। तो कहते कि संविधान के बारे में ये कहता है कि सर्वोच्च कौन होगा, सर्वोच्चता की बात करता है। सर्वोच्च कौन होगा, है ना। सरकार की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति संविधान की प्रकृति क्या होगी, सरकार की प्रकृति, राज्य का प्रकृति क्या होगा, कैसा होगा। सर्वोच्चता में हम कहते हैं कि न्यायपालिका कार्यपालिका तो है ही, लेकिन जो संविधान का जो प्रस्तावना स्टार्ट होता है या का मतलब शुरुआत होता है वो है हम भारत के लोग। इसका मतलब है कि संविधान में सबसे सर्वोच्च माना गया है। पर हम भारत के लोग को इसके बाद प्रकृति की बात किया था कि कैसा है, तो ये सार्वभौमिक है, लोकतांत्रिक है और समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, गणतंत्र राज्य है। उसके बाद हमने बात किया था कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना, प्रतिष्ठा और अवसर की गरिमा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता देना, का विकास करना। चूंकि संविधान का ये जो पाठ है जिसको हम लोगों ने संविधान का प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, उद्देशिका के नाम से जानते हैं, तो ये हमारा संविधान के बारे में क्या है, संविधान में आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो हम आगे अध्ययन करेंगे, आखिर उसमें क्या लिखा हुआ है, इसी का चर्चा था। इन सारों बातों पर हम लोगों ने पिछले दिनों चर्चा कर लिया था। आज हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रस्तावना को क्या संविधान का पाठ माना गया। देखिए, यदि प्रस्तावना की बात है तो 1973 की एक बात है। देखिए, 1973 से पहले प्रस्तावना को संविधान का भाग माना ही नहीं जाता था। 1973 में जब केशवानंद भारती वाद हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ही प्रस्तावना को ये कहा गया कि ये संविधान का भाग है और जिस तरह से संविधान में आप संशोधन करते हैं उसी तरह से आप प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं। उसी का परिणाम था कि 1976 में 42वां संशोधन हुआ और उसमें 3 शब्द जोड़े गए, जो था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। और उसके बाद आज तक कोई जो संशोधन है प्रस्तावना में नहीं हुआ था। तो आइए हम लोग कुछ बाद को देख लेते हैं कि न्यायपालिका जो है प्रस्तावना के बारे में समय समय पे क्या व्याख्याएं की है। ठीक है, आइए पहला जो इसमें आपको याद रखने वाला है वो है गोपालनवाद। गोपालनवाद है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, व्याख्या जब प्रस्तावना की बात चल रही थी तो कहा गया कि देखिए ये शक्ति का स्रोत नहीं है, भाग तो नहीं है, भाग नहीं है, शक्ति का स्रोत नहीं है ना, शक्ति का स्रोत नहीं है, शक्ति का स्रोत नहीं है। कहने का मतलब है कि जब 1950 में ये गोपालनवाद सुप्रीम कोर्ट में गया तो कहा गया भाई कि प्रस्तावना आखिर है क्या, क्या संविधान का पाठ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कह दिया कि नहीं, ये ना कोई शक्ति का स्रोत है और ना ही इसका भाग है, इसमें कुछ नहीं है। आइए आगे देखते हैं। दूसरा जो बात है जो आपको याद रखना है वो है बेरुवारीवाद। बेरुवारीवाद है ना, ये 1960 की बात है। जब बेरुवारीवाद भारत सरकार के संबंध में ये था, बेरुवारी एक जगह है जो आप देखिएगा आज का जो पश्चिम बंगाल का न्यू जलपाईगुड़ी है, वहीं पर एक जगह था जो उस समय 1960 में जो आज का बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। हाँ, बांग्लादेश आपको ये बनेगा आपको 16 दिसंबर 1971 में ये जो
पाकिस्तान की बात हम लोग कर रहे हैं कि पूर्वी पाकिस्तान है, इसको 16 दिसंबर 1971 को एक देश के रूप में भारत का ही द्वारा स्वतंत्र कराया जाएगा और एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में मान्यता दिया जाएगा। वो होगा 16 दिसंबर 1971। अभी तक जो बातें हैं बेरूबारी बाद का, तो वो ये एक क्षेत्र को पाकिस्तान को देना था। क्योंकि देखिए, यदि भारत और बांग्लादेश, आप बांग्लादेश बोलते हैं हम, उस समय पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो स्थितियां थी ना, वो देखिए, इसका लाइन तो बढ़िया से खींचा नहीं गया था, है ना। इस तरह से बात था, इस तरह से था। यदि यहाँ पे कोई भारत का पार्ट है तो एक एक पार्ट यहाँ पर मान लिए कि ये भारत है, या बांग्लादेश आज का जो है ये भी भारत का पार्ट है और ये भी भारत का पार्ट है, देख लीजिए। तो जब आवागमन की समस्या होती थी तो ये जो व्यक्ति यहाँ से यहाँ आना चाहते थे या यहाँ से यहाँ जाना चाहते थे, तो वो इतना दूरी घूम करके नहीं जा करके इस सीधे आर पार हो जाते थे। इन्हीं समस्याओं को समाधान करने के लिए कि देखिए, कुछ कुछ छोटे छोटे इस तरह से एनक्लेव के रूप में भी था। तो एक तो माइग्रेशन की समस्या था कि शाम में जल्दी के चक्कर में व्यक्ति था जो इधर से इधर होता था, चूंकि उसमें बाढ़ का उतना व्यवस्था नहीं था। भारत नया नया आज़ाद हुआ था, अभी 10 साल ही हुए थे आज़ादी हुए। आप जानते हैं कि आज़ादी के समय में भारत किन स्थितियों से गुजर रहा था। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए ये जो बेरूबारी जगह है, बिल्कुल इसी तरह का स्थितियाँ उनका था कि ये भारत है लेकिन है, ये वाला जगह ये भी भारत है लेकिन ये है बांग्लादेश में, या तो ये बांग्लादेश है और ये जगह जो है वो भारत में है लेकिन बांग्लादेश का हिस्सा है। तो बेरूबारी और एक खुलना का भी याद रखिएगा, खुलना भी एक जगह है, उसका भी स्थिति बेरूबारी के समान ही था। तो जब इस तरह का था तो इसमें कहा गया कि इसको दे देना है हमको, बेरूबारी जगह को। उस समय का पूर्वी पाकिस्तान था तो पूर्वी पाकिस्तान को इसको देना है। लेकिन जब हम लोग आगे आर्टिकल इसमें भारतीय संविधान का जब अगला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, संघ और भारत के राज्य क्षेत्र, उसमें आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जब हम लोग पढ़ेंगे, उसमें 2 जो है वो बाहरी राज्य जो भारत में शामिल होंगे उसकी चर्चा करता है, और 3 जो है वो भारत के आंतरिक में, जैसे किसी का राज्य का निर्माण करना है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, तो ये बातें था। लेकिन जब बात यहाँ किसी को देने के बात था तो अब समस्या हो गया कि क्या आर्टिकल 3 के तहत भारत का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को दिया जा सकता है। इन्हीं पर यह विवाद हुआ और बेरूबारी बात के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इससे पहले उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे शाहनवाज खान नून। इस समझौता को जवाहर नून समझौता भी कहते हैं। ये तो बातें वहां पर से उभर करके आ रहा था, लेकिन ये जो था बेरूबारी बात था, इसमें भी मेन मुद्दा हम लोग का प्रस्तावना है कि आखिर उद्देशिका के बारे में या प्रस्तावना के बारे में, प्रेम्बल के बारे में इसने क्या कहा है। तो देखिए, इसने भी कहा कि भारत का संविधान का भाग नहीं है। ये चर्चा हमने कर दिया, ठीक है, संविधान का भाग नहीं है, लेकिन यदि कोई समस्या हो तो इसका सहायता लिया जा सकता है ना। ये बातें कहा। अभी तक देखिए 50 में भी नहीं माना गया कि ये संविधान का पार्ट है, 60 में भी नहीं माना गया। अब आइए एक और देखते हैं। देखिए 1967 की बात है ना। ये गोलकनाथ बाद है ना,
एक बात और यहाँ पे हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये एक संवैधानिक बेंच था, है ना, जिसको में 11 जजों की एक संवैधानिक बेंच बैठा था। उसमें स्पष्ट रूप से ये भी कह दिया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, भाग नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे कहा गया कि देखिए, यदि संविधान की व्याख्या में अगर किसी तरह का, है ना, कोई समस्या होता है तो आप इसका सहारा ले सकते हैं या सहायता ले सकते हैं, है ना। ठीक है। एक बात और इसमें कहा गया कि देखिए, गोपालनवाद में कि ये एक जो संविधान सभा था उसका दूरदर्शिता का परिणाम है, या उनके हृदय का जो स्पष्टीकरण था वो माना गया। ये संवैधानिक बेंच के द्वारा दिया गया था। अगर एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करते हैं, यदि गोपालनवाद और ये गोलकनाथवाद और बेरुवारीवाद यदि कहता है कि इनमें से किसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है, तो अगर ये तीनों ऑप्शन में रहते हैं और लास्ट में उसका इनमें से कोई नहीं या इनमें से अधिक नहीं रहता है, तो आप इसको कीजिएगा। चूंकि ये संवैधानिक बेंच के द्वारा दिया गया है। संवैधानिक बेंच उसको कहते हैं जब 5 जजों की अधिक जो बैठते हैं, जो जज का बेंच होता है, मतलब बैठने का होता है वो किसी मुद्दे पर वो सुनने के लिए, तो उसको हम लोग संवैधानिक बेंच कहते हैं। आइए देखते हैं अब 1973 की बात हुआ था। यहाँ पे आप जो 9वां संविधान संशोधन द्वारा इसको दे दिया गया था बेरुवारी को, है ना, बेरुवारी को दे दिया गया था। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये अलग से हमने बता दिया है। देखिए, अब जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, तो ये सब पर एक मैंने विस्तृत व्याख्या करेंगे। प्रत्येक बात पे आपको स्पष्ट रूप से ये बता देंगे कि क्या इसमें होता है। देखिए, 73 ये सबसे इम्पोर्टेंट है किसके लिए? प्रस्तावना उद्देशिका के लिए। इसको कहते हैं केशवानंद भारती बात। ये केरल के संदर्भ में था, बनाम केरल राज्य था, वहाँ का जो जमीन वाला विवाद था, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। इसने न्यायपालिका ने अपने जो पहले का जितने सारे डिसीजन थे, उन सब डिसीजनों को उन्होंने उलट दिए और पहली बार ये कह दिए कि ये संविधान का भाग है। और देखिए, जिस तरह से आप संविधान के अन्य भाग में संशोधन करते हैं, आप यहाँ भी संशोधन कर सकते हैं, हाँ। लेकिन इसमें एक बात और कहा गया, हाँ, कि देखिए, मूलभूत ढांचा का ख्याल रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो पहले से बातें आ रही थी कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, अब 1973 में क्या हुआ कि पूरा का पूरा ये न्यायपालिका था जो स्पष्ट कर दिए कि देखिए, ये संविधान का भाग है और इसमें उसी तरह से संशोधन कर सकते हैं जिस तरह से अन्य संविधान के अन्य पार्ट में, अन्य भागों में करते हैं। लेकिन जो मूलभूत संरचना है ना, बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, वो आपको नष्ट नहीं होना चाहिए। इसमें भी आपको ये 13 जजों की भूमिका, जो बेंच था 7 और 6 के
से ये किया गया था। और यही कारण है जब संविधान के भाग मान लिया गया और ये भी कह दिया गया कि आप अन्य जो संविधान का भाग है उसी तरह से इसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं, तो उसी का परिणाम था कि 1976 में 42वां संशोधन हो गया और पहली बार क्या क्या जोड़ा गया? समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता शब्द को संविधान में ये प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। इसके बाद आप देखिएगा तो एक दो बात और है। आप ये भी जान लीजिए कि 42वां जो संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन है, इसको लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। बहुत सारे संविधान के भाग में इसमें संशोधन किया गया था। ये है, और अभी तक एक ही बार हुआ है। हालांकि आज वर्तमान में एक सुब्रमण्यम स्वामी है और शंकर जैन करके कोई हैं जो न्यायपालिका में ये रीट जारी कर दिए थे कि ये देखिए, माने ये जो समाजवाद है और पंथ निरपेक्ष है, इस शब्द को हटा दिया जाए, ये पहले का नहीं है, बाद में जोड़ दिया गया है। और भारत इस तरह का जो व्यवस्था है भारत में नहीं है, लेकिन ये सब राजनीतिक है। और जिसको 2024 में इसको समाप्त भी कर दिया, न्यायपालिका द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है। तो ये सब बातों का भी धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे जब आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत सारा बातें हैं जो देखेंगे। एक और बात, एसआर मुंबई 1994 का ये बात है। इसमें सीधे सीधे कह दिया कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। ठीक है। एसआर मुंबई का मामला भी बड़ा जटिल था। उस समय ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और इनको बर्खास्त कर दिया गया था राज्यपाल के द्वारा। तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि भाई हम विधानसभा में बहुमत साबित करना चाहते हैं। तो इसका भी एक इंटरेस्टिंग है कि उस समय जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये डिसीजन दिया था, ये बात स्पष्ट रूप से कहा था कि देखिए, ये जो बहुमत साबित करने वाली जो बात है वो राजभवन में नहीं होना चाहिए, ये विधानसभा के पटल पे होना चाहिए। लेकिन ये राजनीतिक रूप से कभी कभी आप जब यूपीएससी, बीपीएससी या अन्य सिविल सर्विस का मेंस यदि लिखते हैं तो राज्यपाल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मैंने मेंस में पूछा जाता है कि राज्यपाल की भूमिका। आगे हम लोग जब राज्यपाल पढ़ेंगे तो इस सब के बारे में अच्छा से चर्चा करेंगे। फिलहाल इनका जो बर्खास्त कर दिया गया था तो न्यायपालिका का सहारा लिया था, और न्यायपालिका ने कहा था कि ये प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है ना। हाँ, विजय थलापति। तो आजकल राज्यपाल की भूमिका पर बहुत सवाल उठने लगे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, आगे हम लोग देखेंगे राज्यपाल, राज्य की विधायिका देखेंगे जिसको मैं राज्यपाल को देखेंगे, विधानसभा को देखेंगे, विधान परिषद को देखेंगे, तो वहाँ पे इस सारी बातों को हम स्पष्ट कर देंगे। देखिए, कुछ बातें आपको और याद रखने चाहिए कि आखिर ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बारे में कौन सा विद्यमान क्या क्या बातें बोला है। एक आप हिदायतुल्ला थे, हिदायतुल्ला, इनके बारे में आप जान लीजिए। ये कहे हैं संविधान की आत्मा है, इस बात को आप ख्याल रखिएगा। ठीक है। एक व्यक्ति और हैं, ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने भी संविधान को इसका आत्मा के रूप में व्याख्या किया है। यही सब बातें पूछेगा, है ना।
कभी कभी पूछ देता है। और है कि के एम मुंशी का भी एक बात याद रखिएगा। के एम मुंशी जो संविधान सभा के सदस्य थे, है ना, ये इसको राजनीतिक जन्मपत्री कहते हैं। ठीक, ये सब बातें था जो पिछले क्लास में हम लोगों ने नहीं किया था, कुछ है नहीं इसमें, लेकिन ये सब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, ये सब से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसको देखिएगा। आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो आप का पूरा स्पष्ट हो जाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम इससे संबंधित, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो देख लीजिए, प्रभुत्व संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बोला गया है ना। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये एक ही बार संशोधन हुआ है, वो है 42वां। ठीक है, 42वां हुआ है। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो अभी तक तो हम जानते हैं कि एक ही बार संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, जो 76 में जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, आंसर भी तो यहीं पे दे दिया है। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? अभी हमने बताया कि 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन द्वारा 76 में। भारत को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया कब? हम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान कब से लागू हुआ? तो ये तो 26 जनवरी 1950। देखिए, संविधान का लागू होने की बात है तो 26 जनवरी 1950 होगा, जब भारत एक गणतंत्र बना था। और यदि अंगीकृत की बात करता है तो वो संविधान सभा के द्वारा हुआ था, है ना, वो था 26 नवंबर 1949 को। भारत की प्रस्तावना का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग, चूंकि भारत का जो शुरुआती होता है वो हम भारत के लोग से होता है प्रस्तावना का, तो स्रोत है जो हम भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात किया गया है? तो हम जानते हैं कि न्याय की 3 बातें की गई है, 3 प्रकार के न्याय बात किया गया है। वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गया है। इसका मतलब 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है। अगला देखते हैं, भारत में किस प्रकार की समता की बात किया गया है? तो अवसर की समता, ठीक है, अवसर की समता की बात किया गया है। प्रतिष्ठा की समानता की बात किया गया है ना। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। संविधान की प्रस्तावना किसका भाग है? संविधान की प्रस्तावना किसका भाग है? तो देखिए, हमने अभी देखा था कि बहुत सारे बात, जैसे गोपालन बात था, बेरुबारी बात था, गोलकनाथ बात था, तो इन सब में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। लेकिन जब केशवानंद भारती आया तो उस समय संविधान का भाग माना गया है ना, इसलिए संविधान का भाग होगा। प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या है? तो आप जानते हैं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? ये तो जान रहे हैं कि 42 में जोड़ा गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन किन विषयों की दी गई है? तो देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिया गया है। सब है? ठीक है, सब है। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है ना? तो अमेरिका से। हमने बात कहा था कि अमेरिका से जो है, और इसमें जो शब्द लिए गए हैं वो है ऑस्ट्रेलिया से। ये सब बात छोटा छोटा है, आप याद रखना चाहिए।
प्रस्तावना में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप अपनाया गया है? तो देखिए, लोकतंत्र का जो हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसका अपनाया गया है। ठीक, चूंकि ओह प्रत्यक्ष था जी, आप अप्रत्यक्ष था। बोलने में थोड़ा सा ये हुआ है। चलिए, हम भारत के लोग शब्द किस सिद्धांत को दर्शाता है ना? तो हम बताए थे कि जनता सर्वोपरि है ना? संविधान में कितने आदर्श आइडियल्स का उल्लेख किया गया है ना? तो 4 है, जो हम लोग देखते थे। सार्वभौमिक था, अखंडता, क्या कहते हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये सब था। भारत प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? अंबेडकर साहब नहीं बोले थे। अंबेडकर साहब के बारे में भी एक जान लीजिएगा, ये भी बोले थे कि संविधान का कुंजी है आत्मा। औपचारिक जो 32 है मौलिक अधिकार में हम लोग पढ़ते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो 32 को अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। यहाँ कोई और है जो हम बताए थे, हिदायतुल्ला, ये सब था, ठाकुरदास, भार्गव थे। इसमें किसका आंसर नाम दिया है? अंबेडकर तो साहब नहीं होंगे, जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, के मुंशी नहीं होंगे, तो भार्गव है दिया हुआ, तो भार्गव आंसर होगा। देखिए, छाट जाता है ना तो उस सबसे सटीक आंसर होता है। प्रस्तावना संशोधित की जा सकती है, हाँ, चूँकि अब तो 73 में ये कहा है गया कि हाँ संशोधन हो कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर है जिसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारत का शासन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप जानते हैं कि लोकतंत्रात्मक है। प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का गणराज्य कहा गया है? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, चूँकि हम जानते हैं कि संविधान में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं, उसी का ये पाठ है। ये था हमारा प्रस्तावना का, जो कुछ बातें रह गया था उस क्लास में उसी का था, और कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिया है। इसको हम समझते कि आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, है ना? अच्छा क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, आप लोग इसको पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।